हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। कल हमने सेक्शन 84 तक कवर कर लिया था और अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 85 के साथ। तो देखते हैं सेक्शन 85 क्या कहता है। हेडिंग सेज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो जो पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की पावर है कोर्ट के पास। कैसे कोर्ट अटैच करेगी हम देखते हैं। सबसेक्शन 1, the court issuing a proclamation under section 84 may, for reasons to be recorded in writing at any time after the issue of proclamation, order the attachment of any property, movable or immovable or both, belonging to the proclaimed person। तो जो कोर्ट प्रोक्लेमेशन कर रही है अंडर सेक्शन 84, तो चाहे वो प्रोक्लेम्ड पर्सन के लिए है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए है, वो कोर्ट रीजंस को रिकॉर्ड करके जो प्रोक्लेमेशन है उसके साथ अटैचमेंट का भी ऑर्डर पास कर सकती है। अटैचमेंट किस चीज़ की करेगी? ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए? इट शुड बी ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो जिस पर्सन के लिए हमने प्रोक्लेमेशन इशू करी है ये प्रॉपर्टी उसी पर्सन की होनी चाहिए। इसकी एक्सेप्शन देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इन रिलेशन टू whom द प्रोक्लेमेशन इज टू बी issued is about to dispose of the whole or any part of his property or is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order the attachment of the property simultaneously with the issue of proclamation। जनरल रूल क्या है कि पहले प्रोक्लेमेशन होगी और उसके बाद अटैचमेंट होगी, बट एक्सेप्शनल केस में कोर्ट क्या कर सकती है? प्रोक्लेमेशन के साथ ही अटैचमेंट भी ऑर्डर कर सकती है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि क्या कोर्ट पहले अटैचमेंट कर सकती है और उसके बाद प्रोक्लेमेशन कर सकती है? तो नो, ये चीज़ कभी भी किसी भी सिनेरियो में नहीं हो सकती। ऐसी कोई भी हमारे पास एक्सेप्शन नहीं है कि हम पहले प्रॉपर्टी अटैच कर लें और उसके बाद प्रोक्लेमेशन इशू करें। जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि प्रोक्लेमेशन करते वक्त कोर्ट अटैचमेंट भी कर दे। प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट साइमल्टेनियसली हो सकती हैं ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस मेंशन्ड इन द प्रोवाइजो टू सेक्शन 85, बट एज अ जनरल रूल हम पहले प्रोक्लेमेशन करेंगे। प्रोक्लेमेशन के बाद भी अगर पर्सन अपीयर नहीं हो रहा तब हम जाकर अटैचमेंट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी की। ओके, तो अब हम देखते हैं कि प्रोक्लेमेशन के साथ अगर कोर्ट अटैचमेंट साइमल्टेनियसली ऑर्डर करती है तो उसको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि जो पर्सन है जिसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू करी गई है वो इज़ अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। वो अपनी प्रॉपर्टी के किसी पार्ट को या जितनी उसके पास प्रॉपर्टी है वो सभी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। डिस्पोज ऑफ कैसे? कि ट्रांसफ़र कर रहा है, सेल कर रहा है, किसी भी तरह से। और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। ओके, फिर सेकंड चीज़ कि या तो डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा है या फिर इज़ अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर लेके जा रहा है वो उस प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जाम्पल, मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसके पास कार, अब वो जहाँ रहता था तो वो जो जुरिस्डिक्शन थी वो फॉल कर रही थी। अब उसने क्या कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी को वो ले गया किसी और जगह पर। ठीक है, उसने वहाँ पर उसका जो ट्रांसफ़र था, कार नंबर अपना वो वहाँ का ट्रांसफ़र करवा लिया। उसने अपना जो रेजिडेंस था वो चेंज कर लिया, अपनी यहाँ की प्रॉपर्टी उसने बेच दी। तो जब उसने यहाँ की अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी और कहीं और जाकर उसने प्रॉपर्टी खरीद ली तो वहाँ का रेजिडेंट हो गया, वहाँ की जुरिस्डिक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो चाहे तो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है बाय रिमूविंग होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो अगर ये इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चाहे एफिडेविट के बेसिस पर कोर्ट को इस चीज़ का बिलीफ हो रहा है या अदरवाइज़ किसी और रीजंस की वजह से कोर्ट सेटिस्फाइड है
कि जिस पर्सन के लिए हमने प्रोक्लेमेशन इशू करी है वो पर्सन या तो डिस्पोज ऑफ करने वाला है प्रॉपर्टी या रिमूव करने वाला है प्रॉपर्टी को फ्रॉम माई जुरिस्डिक्शन, तो कोर्ट प्रोक्लेमेशन के साथ साइमल्टेनियसली ऑर्डर कर सकती है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल और रिमूवेबल उसको अटैच कर लिया जाए। अब देखते हैं सबसेक्शन 2। सच ऑर्डर शैल ऑथोराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज़ मेड, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated। तो सबसेक्शन 2 में 2 केसेस आ गए। पहली कि जब जो प्रॉपर्टी आप अटैच कर रहे हो वो आपके जुरिस्डिक्शन में ही फॉल कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो आप अटैचमेंट का ऑर्डर पास करोगे वो आपके उस ऑर्डर से आपकी डिस्ट्रिक्ट वाली प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। बट अगर आपने जो प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर करा है वो प्रॉपर्टी आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो फिर जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वो प्रॉपर्टी फॉल कर रही है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो आपकी अटैचमेंट को एंडोर्स करेंगे। तो जब वो एंडोर्स कर देंगे तो फिर वो प्रॉपर्टी अदर जुरिस्डिक्शन में भी अटैच हो जाएगी। अब देखते हैं सबसेक्शन 3। इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज अ डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। अब सबसेक्शन 3 में इन्होंने बताया है कि अगर डेट है या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी अटैचमेंट कैसे होगी। सबसेक्शन 4 में हमें बताया गया है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसकी अटैचमेंट कैसे होगी। तो सबसेक्शन 3 की कंडीशंस देख लेते हैं कि डेट है या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम उसकी जो अटैचमेंट है वो कैसे करेंगे। तो पहला तरीका है सीजर करके, कि आप उस चीज़ को जब्त कर लोगे, ठीक है, सीजर से। दूसरी चीज़ बाय अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, आप एक रिसीवर अपॉइंट कर दोगे। थर्ड, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ, या आप एक रिटन ऑर्डर पास कर सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको प्रोक्लेम्ड पर्सन को डिलीवर नहीं करना बल्कि हमें डिलीवर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है उसको एक डेट देना था, मतलब मैंने उससे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख रुपीज़ लिए हुए थे और मुझे उसको जो डेट था उसका मेरा वो उसको पैसे पे करने थे। अब कोर्ट मुझे जो राइटिंग में ऑर्डर भेज सकती है कि मुझे वो जो अमाउंट है डेट का जो प्रोक्लेम्ड पर्सन को देना है वो उसको ना दे के मैं कोर्ट में डिपॉजिट कर दूँ, ठीक है। तो ये हो गया कि प्रोक्लेम्ड पर्सन को आप प्रॉपर्टी ना दो। फिर लास्ट ऑप्शन, जो लास्ट प्रोसीजर है हमारे पास, वो क्या हो गया, बाय ऑल और एनी 2 ऑफ सच मेथड्स एट द कोर्ट थिंक फिट। अब कोर्ट ये सारे मेथड एक साथ भी यूज़ कर सकती है या कोई 2 मेथड भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो कोर्ट की मर्जी है, जैसे भी उसको लग रहा है कि अपने ऑर्डर की वो कंप्लाइंस करवा सकती है तो वो मेथड को अडॉप्ट कर लेगी। अब आ गया अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो फिर क्या होगा। तो इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, the attachment under this section shall, in the case of land paying revenue to the state government, be made through the collector of the district in which the land is situated, and in all other cases। अगर तो जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है तो फिर जो कलेक्टर होंगे वो अब ये जो है उसको फुलफ़िल करवाएंगे अटैचमेंट को, ठीक है ना। बट अगर जो लैंड है इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं होता उस प्रॉपर्टी का, तो फिर हम किस मोड्स के साथ अटैचमेंट कर सकते हैं। तो पहले बाय टेकिंग पोजेशन हम उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हैं, या फिर बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, या फिर बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ। तो जो आपको कोई रेंट पे करना था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो कोर्ट इन राइटिंग में ऑर्डर कर सकती है कि आप ये जो रेंट है वो प्रोक्लेम्ड पर्सन को ना देकर कोर्ट में दे दीजिए। बाय ऑल और एनी 2 ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंक फिट, कोर्ट ये सारे मेथड भी अपना सकती है और इनमें से कोई 2 मेथड भी अपना सकती है। फिर आ गया सबसेक्शन 5। इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक और इज़ ऑफ पेरिशेबल नेचर। अब अगर जो प्रॉपर्टी है वो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, मतलब जो हमारे जैसे काऊ हो गई ऐसे, तो लाइफ स्टॉक हो गया अगर, या पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी है। पेरिशेबल जैसे खाने वाली चीज़ें, फॉर एग्जांपल सब्जी, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें हो गई।
तो इन प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट में इफ़ इट थिंक इट एक्सपीडियंट ऑर्डर इमीडिएट सेल देयर ऑफ। इन चीज़ों को अगर कोर्ट को लगता है कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगी अगर इनको ऐसे ही हम अटैच करके रखेंगे, तो कोर्ट उनकी इमीडिएट साथ के साथ में सेल भी ऑर्डर कर सकती है। एंड इन सच केस द प्रोसीड्स ऑफ द सेल शैल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और उस सेल से जो पैसा आएगा उसको, उस पैसे का क्या करना है क्या नहीं, वो कोर्ट के ऑर्डर से डिसाइड होगा। सबसेक्शन 6, द पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द सेम एज दोज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द CPC। तो जो हम रिसीवर अपॉइंट कर रहे हैं फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसकी क्या पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो एग्जैक्टली वही होंगी जो हम CPC में रिसीवर अपॉइंट करते हैं उनकी होती है। तो ऑर्डर 40 है जो डील करता है रिसीवर के साथ, तो हम उसको जब CPC करेंगे तब डिटेल में करेंगे। फिर अभी हमारे पास आ गया न्यू प्रोविज़न, सेक्शन 86। ये प्रोविज़न हमारे पास पहले नहीं थी। आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। द कोर्ट में on written request from a police officer not below the rank of the superintendent of police or commissioner of police initiate the process of requesting assistance from a court or an authority in the contracting state for identification, attachment, forfeiture of property belonging to a proclaimed person in accordance with the procedure provided in chapter 8। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकती है अगर उसके पास रिटर्न में रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस के से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो मिनिमम रैंक का ऑफिसर होगा जो ये रिक्वेस्ट करेगा सेक्शन 86 की, उसका जो मिनिमम रैंक है वो SP या कमिश्नर ऑफ पुलिस होना चाहिए। रिटर्न रिक्वेस्ट में क्या सीख किया जाएगा कि वो चाहते हैं टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, चाहे तो उस स्टेट में जिसमें वो हैं या फिर जो साथ वाली स्टेट है उस स्टेट में से अगर उन्हें प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है, अटैचमेंट करनी है और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू प्रोक्लेम्ड पर्सन। अभी प्रोक्लेम्ड पर्सन के प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के वारंट इशू हो गए, ठीक है, कि वारंट ऑफ अटैचमेंट इशू हो गए क्योंकि प्रोक्लेम्ड पर्सन प्रोक्लेमेशन के ऊपर अपीयर नहीं हुआ। अब वो जो प्रॉपर्टी अटैच करनी है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि हाँ क्या ये वही प्रॉपर्टी है जिसके वारंट इशू हुए हैं, या उसकी अटैचमेंट करने के लिए या फॉरफीचर के लिए अगर उनको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो क्या है असिस्टेंस मांग सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट। असिस्टेंस मतलब हेल्प मांग सकते हैं उस कोर्ट से भी या साथ वाली कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की किसी अथॉरिटी से भी, ठीक है, ताकि जो वारंट ऑफ अटैचमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको कंप्लाई विद किया जा सके। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 87, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। ठीक है, अब ये जो क्लेम्स या ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट आएंगे ये आएंगे फ्रॉम पर्सन अदर देन द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड के अलावा हमने जो अटैचमेंट के ऑर्डर पास करे हैं उन पर अगर कोई पर्सन क्लेम करता है या ऑब्जेक्शन रेज करता है तो फिर कोर्ट क्या करेगी। तो सबसेक्शन 1, इफ़ एनी क्लेम इज़ preferred to or objection made to the attachment of any property attached under section 85 within 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed person on the ground that claimant or objected has an interest in such property and that such interest is not liable to be attachment under section 85, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part। तो अगर कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन रेज करता है कोई पर्सन एक्सेप्ट प्रोक्लेम्ड पर्सन, क्या ऑब्जेक्शन रेज करता है कि जो प्रॉपर्टी आपने अटैच करी है उस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है और जो मेरा इंटरेस्ट है वो अटैच नहीं हो सकता, तो फिर कोर्ट क्या करेगी उस क्लेम और ऑब्जेक्शन को इंक्वायरी करेगी उसकी, और उसको अलाउ भी कर सकती है क्लेम और ऑब्जेक्शन को और डिसअलाउ भी कर सकती है। अब अलाउड और डिसअलाउड कैन बी इन पार्ट एज वेल एज होल, मतलब कोर्ट उसके किसी एक पार्ट को भी अलाउ कर सकती है कि उसने 2-3 चीज़ें कही हों और उसमें से कोर्ट ने 1 या 2 चीज़ें अलाउ कर दी, या कोर्ट उसकी सारी बातें भी अलाउ कर सकती है। ठीक है, बट हमें ध्यान रखना है कि ये जो टाइम पीरियड है कितने टाइम पीरियड में क्लेम और ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, तो ये है विद इन 6 months।
ओके, 6 मंथ्स के बाद नहीं होगा, विद इन 6 मंथ्स आपको रेज करना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद फिर हम इसकी सेल करेंगे अटैच्ड प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो इस वजह से नहीं हो सकता 6 मंथ्स के बाद। फिर इसकी प्रोवाइजो आ गई, प्रोवाइडेड that any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may in the event of death of the claimant or objector be continued by the legal representative। तो किसी पर्सन ने क्लेम किया था या ऑब्जेक्शन रेज किया था, बट बिफोर द डिसीजन ऑफ दैट क्लेम और ऑब्जेक्शन उस पर्सन की हो जाती है डेथ, तो अब वो जो क्लेम और ऑब्जेक्शन है वो ख़त्म नहीं होगा, उस पर्सन के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस क्लेम और ऑब्जेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पावर प्रोवाइजर से उनको मिल गई। फिर आ गया सबसेक्शन 2, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय विच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इशूड, और इफ अ क्लेम और ऑब्जेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर एन ऑर्डर एंडोर्स्ड अंडर सबसेक्शन 2 of section 85 in the court of chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made। ओके, तो इन्होंने बोला कि ये जो क्लेम और ऑब्जेक्शन है ये हम कौन सी कोर्ट में रेज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये उसी कोर्ट में होगा जिस कोर्ट ने जो अटैचमेंट के ऑर्डर पास करे थे, उसी कोर्ट के पास आप क्लेम और ऑब्जेक्शन लेके जाओगे। बट अगर सेक्शन 85 के सबसेक्शन 2 वाली प्रॉपर्टी है, मतलब कि बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन अटैच करी थी हमने प्रॉपर्टी और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनसे एंडोर्स करवाई थी, तो उस केस में जो क्लेम और ऑब्जेक्शन है वो उस कोर्ट के अंदर नहीं डलेंगे जिसने कि अटैचमेंट करी थी, ये डलेंगे इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। अगर तो कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन में ही अटैचमेंट करी थी फिर तो उसी कोर्ट में क्लेम और ऑब्जेक्शन रेस होंगे, बट अगर कोर्ट ने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन प्रॉपर्टी अटैच करी थी तो उस जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके कोर्ट में आप क्लेम और ऑब्जेक्शन रेस करोगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन 3, एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज़ प्रेफर्ड और मेड। तो जिस कोर्ट में वो क्लेम और ऑब्जेक्शन रेज किया गया है वही कोर्ट उस क्लेम और ऑब्जेक्शन को इंक्वायर करेगी और उसको डिसाइड करेगी, प्रोवाइडेड, इसकी एक्सेप्शन आ गई अब, दैट इफ़ इट इज़ प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही मे मेक इट ओवर फॉर डिस्पोजल टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। तो अगर ये जो क्लेम और ऑब्जेक्शन है ये CGM की कोर्ट में करे गए हैं, क्योंकि वो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वाला क्लोज लग जाएगा जिस पर, तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो खुद भी इंक्वायर और डिसाइड कर सकते हैं, या फिर वो अपने किसी इन्फीरियर को, किसी अपने सबऑर्डिनेट को भी ये जो है क्लेम और ऑब्जेक्शन दे सकते हैं इंक्वायर और डिसाइड करने के लिए। अब CGM के हमने हायरार्की ऑफ कोर्ट्स देखी थी, तो CGM के जो लाइक सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वो कौन है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो उन दोनों में से किसी को भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये केस जो है मेक ओवर कर सकते हैं। फिर आ गया सबसेक्शन 4, एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज़ बीन डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। अब जिस पर्सन ने क्लेम और ऑब्जेक्शन रेज करा था अंडर सबसेक्शन 1 उसका जो क्लेम है वो डिसअलाउ हो गया है, चाहे पूरा क्लेम डिसअलाउ हो गया चाहे कुछ पार्ट डिसअलाउ हो गया, तो वो पर्सन के पास क्या रेमेडी है, तो मे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, वो उस ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट अ सूट टू इस्टेब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इफ एनी ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव। तो वो क्या है, सिविल सूट में, अब सिविल कोर्ट में अपना जो सूट है, केस है, वो इंस्टीट्यूट कर सकता है। किस लिए करेगा कि उसने जो अपना कहा था कि ये इंटरेस्ट है मेरा इस प्रॉपर्टी में, उसको डिक्लेयर करने के लिए। बट ये आपको ध्यान रखना है कि उसके पास कितना लिमिटेशन पीरियड है, तो जिस दिन उसका जो क्लेम और ऑब्जेक्शन था वो डिसअलाउ हुआ था, उस डेट से लेकर उसके पास 1 साल का टाइम पीरियड होगा। 1 साल के अंदर वो अपना सिविल सूट फाइल करके अपने राइट को डिक्लेयर करवा सकता है। बट ये सिविल कोर्ट में जब उसका ये राइट डिसाइड हो जाएगा, कोर्ट चाहे सिविल कोर्ट उसके केस को एक्सेप्ट करे, मतलब डिक्री करे, चाहे डिसमिस करे, तो वो जो डिसीजन होगा वो कंक्लूसिव होगा। तो मतलब कि उसके पास इस ऑर्डर के अगेंस्ट सिर्फ एक ही रेमेडी है, तो इसके फर्दर उसके पास कोई भी रेमेडी नहीं होगी। कंक्लूसिव का मतलब यही है कि वो फाइनल हो जाएगा फिर। तो मतलब उसके पास क्या हो गया,
पहला उसके पास क्या था कि कोर्ट ने अटैचमेंट करी, उसने उस अटैचमेंट के अगेंस्ट अपना कोई क्लेम रेज़ कर दिया या ऑब्जेक्शन रेज़ कर दी, तो उस कोर्ट ने उसके क्लेम और ऑब्जेक्शन को कर दिया डिसअलाउ, चाहे इन पार्ट चाहे इन होल। उसके बाद वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगा सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। सिविल कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा और उसको आप चैलेंज फर्दर नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 88, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। तो हमने प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच तो कर लिया, बट उसके बाद क्या करेंगे, अटैच करके कितनी देर तक रखेंगे प्रॉपर्टी को। तो सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं, इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। तो देखिए हम ये सारा कुछ जो कर रहे हैं वो किस पर्पज़ से कर रहे हैं कि जो अक्यूज्ड पर्सन है या जो विटनेस है तो वो क्या करे, अपीयर हो हमारे सामने। अब उसको अपीयर करने के लिए हम ये सारे मेथड्स अडॉप्ट कर रहे थे। पहले हमने सम्मन्स भेजे, तुम उस पर नहीं आए, फिर हमने वारंट भेजे, तुम फिर नहीं आए, फिर हमने प्रोक्लेमेशन इशू करी, तुम फिर नहीं आए, फिर हमने अटैचमेंट करी तुम्हारी प्रॉपर्टी की। जब हम किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर लेते हैं तो वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बंध जाती है। अब हर पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी फ्री चाहिए ताकि वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सके, फर्दर सेल कर सके, ट्रांसफ़र कर सके। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है तो आप उस प्रॉपर्टी के साथ किसी भी तरह से डील नहीं कर सकते, आपको पहले कोर्ट से उस प्रॉपर्टी को रिलीज़ करवाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 यही कह रहा है कि हमने प्रोक्लेमेशन में प्रोक्लेम्ड पर्सन को जितना टाइम दिया था अपीयर होने का, अगर वो विद इन दैट पीरियड अपीयर हो गया तो हमने जो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी हुई थी हम उसको रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि हमें अटैच करके प्रॉपर्टी से और कुछ तो लेना ही नहीं था, हमें तो सिर्फ उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करना था। वो पर्सन आ गया तो हमें अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अटैचमेंट को ख़त्म कर देंगे और उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देंगे। फिर सबसेक्शन 2 कि इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द प्रॉपर्टी under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of attachment and until any claim preferred or objection made under 87 has been disposed of under that section, unless it is subject to speedy and natural delay or the court consider that sale would be for the benefit of the owner, in either of which case the court may cause it to be sold whenever it think fit। सबसेक्शन 1 में पर्सन अपीयर हो गया तो प्रॉपर्टी रिलीज़ कर देंगे। सबसेक्शन 2 में पर्सन अपीयर नहीं हुआ विद इन द टाइम स्पेसिफाइड जितना प्रोक्लेमेशन में दिया गया था उसको, तो जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर हो जाएगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसको बेच सकती है। बट कब बेचेगी, तो इन्होंने कंडीशन लगा दी कि इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट होने से लेकर 6 मंथ्स तक आपको वेट करना पड़ेगा। 6 मंथ्स का टाइम पीरियड आप उस पर्सन को दोगे कि वो आकर अपीयर हो जाए। 6 मंथ्स के अंदर भी वो पर्सन नहीं आता तब आप उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, विद इन 6 मंथ्स नहीं करोगे, ओके। फिर दूसरी कंडीशन कि अगर कोई क्लेम और ऑब्जेक्शन रेज हो गया था उस अटैचमेंट के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 87, तो जब तक वो क्लेम और ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं होता आप तब तक भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। अब ये जो डिसीजन है सेक्शन 87 के क्लेम और ऑब्जेक्शन का, इसके डिसीजन के लिए आपको 6 मंथ से ज़्यादा का समय भी लग सकता है, ओके। तो इस केस में, इस एक्सेप्शन में 6 मंथ का टाइम पीरियड नहीं लगेगा। जितना भी टाइम उस क्लेम और ऑब्जेक्शन को डिसाइड करने में लग रहा है आप उतने टाइम तक अटैचमेंट जो करी हुई है प्रॉपर्टी की उसको सेल पर नहीं लगाओगे, ठीक है। पहले आप क्लेम और ऑब्जेक्शन को डिसाइड करोगे, उसके बाद देखोगे कि क्या वो प्रॉपर्टी अभी आप सेल पर लगा सकते हो या नहीं। और तीसरी एक्सेप्शन क्या आ गई कि अगर वो प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की है या स्पीडी डिके, जल्दी ख़त्म ख़राब होने वाली है, तो उस केस में भी कोर्ट उसकी जो सेल है वो पहले कर सकती है। उस केस में 6 मंथ्स वाली कंडीशन नहीं लगेगी, कोर्ट चाहे तो 2 दिन के अंदर भी सेल कर सकती है उसकी। सो ये पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद सबसेक्शन 3, इफ़ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट होने से लेकर 2 साल के अंदर एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज़ और हैज़ बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 अपीयर्स वॉलंटरीली और इज एप्रीहेंडेड एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट
by whose order the property was attached or the court to which such court is subordinate proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property, or if the same had been sold, the net proceeds of the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale, and the residue of the property shall, after satisfying thereof all cost incurred in consequence of the attachment, be delivered to him. तो जिस पर्सन की हमने प्रॉपर्टी अटैच करी है वो अटैचमेंट होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर कोर्ट के सामने या तो उसको पकड़ कर लाया गया है या फिर वो खुद अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में अगर उसकी प्रॉपर्टी की अभी तक सेल नहीं करी थी तो उसकी प्रॉपर्टी हम उसको रिलीज़ कर देंगे। बट अगर उसकी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट सेल हो गया था तो जितने पार्ट की प्रॉपर्टी उसकी बची हुई है वो प्रॉपर्टी वापस कर देंगे। और अगर हमारे पास प्रोसीड्स हैं उस प्रॉपर्टी की, हमने उस प्रॉपर्टी की सेल कर दी थी बिटवीन दोज 2 ईयर्स, तो उसकी प्रॉपर्टी से जो हमें प्रोसीड्स आए थे, जितना पैसा मिला था उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके, तो सेल करने के लिए हमारा जो एक्सपेंडिचर इंकर करा, इन सारी चीज़ों के जो एक्सपेंसेस हैं उनको डिडक्ट करने के बाद बचे हुए पैसे हम उस पर्सन को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बट पर्सन को सेटिस्फाई करना होगा कोर्ट को अबाउट 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन कि वो इंसान भागने की या खुद को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, एंड उसके साथ कि ही हैड नो नोटिस ऑफ सच प्रोक्लेमेशन, उसको प्रोक्लेमेशन के बारे में कोई नोटिस नहीं था, उसको नहीं पता चला कि ये प्रोक्लेमेशन मेरे अगेंस्ट हो चुकी है। ये सारी चीज़ें क्या है कि उसका गुड फेथ शो करने के लिए। बट अगर ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट कर देती है जिससे कि जिस पर्सन की प्रॉपर्टी आपने अटैच करी थी या सेल कर दी थी उसको कुछ इनजस्टिस हुआ है, उसे लग रहा है कि वो उसको चैलेंज करना चाह रहा है, तो ये जो कोर्ट का ऑर्डर है जिससे कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि या हमें उसको प्रॉपर्टी रिलीज़ करनी है या नहीं करनी, या उसके कुछ अगर नेट प्रोसीड्स थे तो उसे वापस करने हैं, कितने करने हैं, ऐसे किसी भी ऑर्डर से जो पर्सन एग्रीव्ड होगा उसके पास रेमेडी होगी टू फाइल अपील। ओके, तो सबसेक्शन 3 के जो ऑर्डर होगा कोर्ट का उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। फिर आ गया हमारा लास्ट सेक्शन 89 ऑफ Part C, Proclamation and Attachment. Section 89 says appeal from order rejecting application for restoration of attached property. मैंने आपको बता दिया पहले, बट इसको पढ़ भी लेते हैं कि any person referred to in subsection 3 of section 88, तो section 88 के subsection 3 में जो पर्सन हमने रेफ़र करा है who is aggrieved by any refusal to deliver property, जो कि एग्रीव्ड है कि उसको कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया उसकी प्रॉपर्टी डिलीवर करने से, या फिर जो सेल की प्रोसीड्स थी वो देने से मना कर दिया, तो वो क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरीली लाई फ्रॉम द सेंटेंसेस ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड कोर्ट। तो जिस कोर्ट ने उसको मना करा है टू डिलीवर द प्रॉपर्टी और टू गिव हिम द नेट प्रोसीड्स, तो उस कोर्ट की जो नॉर्मल कोर्ट्स में अपील्स फाइल होती हैं जिस कोर्ट के पास, तो वो उस कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट है उनकी अपील लाई करती है सेशन कोर्ट के पास। तो इसी तरह से अगर किसी मजिस्ट्रेट ने उसको रिफ्यूज़ करा है टू डिलीवर दी प्रॉपर्टी और टू गिव द नेट प्रोसीड्स, तो फिर वो क्या कर सकता है, सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। अगर सेशन कोर्ट ने मना करा है तो उसकी अपील आप हाई कोर्ट के पास करोगे। तो वही नॉर्मल प्रोसीजर जो हमारा चलता है कि सेंटेंस के अगेंस्ट हम जिस कोर्ट में अपील करते हैं उसी कोर्ट में ये वाली अपील भी फाइल होगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कल हम सेक्शन 90 से 93 भी ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। सो हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।